हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर को बहुत डीपली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप लोग एक एक लेक्चर को बहुत ध्यान से स्टडी कीजिएगा और एक भी लेक्चर जो है वो आप मिस मत कीजिएगा। सारे लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं सारे लेक्चर का इस तरह से सीक्वेंस बनाने जा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ताकि ये आपको हेल्प करें। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर या हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इस पूरे इंटायर चैप्टर में हम लोग किस तरीके से हमारा सीक्वेंस होगा पूरे चैप्टर का। ठीक है, पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद फिर देखेंगे एक एक करके सारे टॉपिक से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एटॉम जो कोई भी एटम था उसके स्ट्रक्चर को कैसे तुम्हारा डेवलप किया गया था। तो सबसे पहला तो हमें पता है दिया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जिसने बेसिक फंडामेंटल बताया था एटम्स के बारे में। हालांकि उसमें से जो मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स थे वो बाद में जाके गलत साबित हुआ, लेकिन फिर भी एक बेसिक एलिमेंट्री आइडिया जो होता है किसी एटम के बारे में वो हमें सबसे पहले डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि इन्हें किस तरीके से डिस्कवर किया गया था। देखो, होता क्या है कि जब एटम का स्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप किए थे तो वो डेवलपमेंट में बहुत सारा टाइम लग गया था। ठीक है, तो बहुत सारा टाइम लग गया था। तो उसमें जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी उसके काफ़ी सालों बाद हुआ, देन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा एटॉमिक मॉडल आना शुरू हुआ। तो ये जो टाइमलाइन का जो ड्यूरेशन है ना, ये काफ़ी लंबा रहा था। अब इसमें कैसे कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, जो भी तुम्हारे डिमेरिट्स हुआ एटम्स के मॉडल के बारे में उन्हें हम कैसे दूर करते गए, कैसे कैसे तुम्हारा जितने भी पुराने एडवांटेज थे उनको मॉडिफाई करके हमने नया मॉडल को एक नया रूप दिया। इस तरीके से ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला तो हम स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी से। देन उसके बाद जो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सारे डिस्कवरी पढ़ लेंगे, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट कैसे क्वांटाइजेशन के बारे में बताता है ये हम लोग जानेंगे। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसके बाद जो हमारा टॉपिक का सीक्वेंस होगा वो होगा थॉमसन मॉडल, देन रदरफोर्ड मॉडल, एक बेसिक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आइडिया लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सब इसी के अंदर में हम लोग स्टडी करेंगे। देन उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट का डुअल नेचर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये दोनों फिनोमेनन जो है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेगा कि कैसे जो लाइट है उसका डुअल नेचर तुम्हारा होता है। एक्चुअली में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है तुम्हारा पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, उसके मटेरियल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। और लाइट का वेव नेचर होता है, ये तो काफ़ी फिनोमेनन है जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से ये दोनों मिलकर जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ तो क्लियर हो गया कि जो लाइट होता है उसका डुअल नेचर भी हो सकता है। देन उसके बाद हम लोग आएंगे बोर्स मॉडल में। उसके बाद आपका बोर्स मॉडल में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे।
देन उसके बाद स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, सब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन आता है आपका डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। जिस तरह से लाइट का डुअल नेचर था, सेम उसी तरह से डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल जो था वो हमारा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से स्टार्ट होगा। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, एंड देन उसके बाद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बाद, क्योंकि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बेसिकली इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जैसे आता है तो वैसे ही तुम्हारा हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए उसके बाद आता है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद हम लोग देखेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल, एंड देन उसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल के बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर, एंड देन फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हालांकि ये पोर्शन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ में जरूर क्वांटम नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारे इस पूरे चैप्टर में। तो ये आपके पूरे चैप्टर का हो गया सिनॉप्सिस, ठीक है, छोटा सा झलक, ठीक है। और पूरे इंटायर टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग फाइनली एक कंक्लूजन में आएंगे कि किस तरह से एक एटम के स्ट्रक्चर को तुम्हारा डेवलप किया गया था। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वेट मॉड्यूल में मे भी शायद मॉड्यूल में ना हो मिल्किंस एक्सपेरिमेंट। ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, ये ऐसे हम लोग तो मोर कंसेप्ट में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन चलो क्या क्या मेन पॉस्टुलेट्स था इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो डाल्टन्स ने कहा था वो ये था कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मैटर इनके बने हुए हैं, और इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को उन्हें ने कहा एटम्स। चलो ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, डाल्टन्स का दूसरा पॉइंट क्या था भाई? तो डाल्टन ने कहा भाई ये जो एटम है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो एटम्स जो है इन्हें ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ एटम्स का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं तुम्हारा कन्वर्जन हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ नेट एटम्स जो होगा एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी भी तुम्हारा चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाला है, ठीक है, ये कहा गया था। उसके बाद तीसरा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के बारे में बात की जाए तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर, शेप, साइज, मास। अगर इनके रेस्पेक्ट में बात करें तो जो एलिमेंट है वो सारे एटम्स क्या होगा, एक एलिमेंट के वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ different element are different with respect to, क्या कह सकते हैं, नेचर के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं, शेप के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं, साइज के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं, मास के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से तुम्हारा, और ये भी कह सकते हो कि जो एटम्स है, एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो, इन होल नंबर रेशियो to form
टू फॉर्म एनी मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा एक होल नंबर रेशियो में ही होगा। तो ये कहा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थ्रू। तो ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरी दिया गया था डाल्टन्स के थ्रू। इसमें कहाँ कहाँ तुम्हारा ड्रॉबैक आया, इसमें हम लोग बात करते हैं। तो देखो, अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक कि भाई जो एटम्स है इन्हें फर्दर डिवाइड भी किया गया। सो हम कह सकते हैं एटम्स आर फर्दर डिविजिबल। ठीक है, जो डाल्टन ने कहा था हम डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड तो कर सकते हैं भाई, हम इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटॉन में कर सकते हैं, न्यूट्रॉन में कह सकते हैं। उसी तरह से एंटी न्यूट्रिनो हो सकता है, न्यूट्रिनो हो सकता है, और भी पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, मेसॉन पार्टिकल्स हो सकता है। ये सारे पार्टिकल्स में हम एटम्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा, तो आइसोटॉप्स और आइसोटॉप्स और आइसोबार्स ने ये क्लियर कर दिया कि एक ही एलिमेंट के दो अलग एटम हो सकते हैं, और दो एटम के सेम नेचर भी हो सकते हैं अगर वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। तो इस तरह से ये आइसोटॉप आइसोबार के कॉन्सेप्ट से ये चीज़ क्लियर हो गया तुम्हारा। ठीक है, सो ये मेनली तुम्हारा ड्रॉबैक्स था किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, सो इसको आप लोग नोट कर लो।